नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे थे राजस्थान अर्थव्यवस्था की, जो वीडियो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी तक हमारी जो 5 क्लासें हो चुकी है, उन 5 क्लासों में अपन ने जो लास्ट क्लास थी अपनी 5वीं, उसके अंदर हमने जो ये आकर्षित जलवायु प्रदेश है उनके बारे में हमने चर्चा की थी। और इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं, इसके आगे का भाग है तो जैविक कृषि से तात्पर्य। देखिए, जैविक कृषि है तो उससे संबंधित अपने एग्जाम के अंदर क्या क्या था। देखिए, मेरा वही सिस्टम है अभी भी पढ़ाने का, वही है कि अपन क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल्स में। ठीक है, इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्या है, जो आपको है वो नोट करना है, जो आप लिख रहे हो उसको नोट करना है या फिर हाईलाइट करना है। जो इंपॉर्टेंट क्या है वो अलग बता रहा हूँ, और बाकी समझने के लिए मैं आपको डिटेल भी इसमें बता रहा हूँ। तो डिटेल तो सिर्फ पता होनी चाहिए, बाकी याद है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। तो ये अपना सिस्टम रहेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपन पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, और अपने चैनल को है इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, खेती में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों की जगह जैविक खाद, गोबर की खाद, कृषि अपशिष्ट, केंचुआ खाद व रसोई अपशिष्ट के उपयोग से। यानी जैविक कृषि कौन सी है, यानी वह कृषि होती है जिस कृषि में रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक की जगह, यानी या उस कृषि में देखो ना तो कीटनाशक यूज करते हैं और ना ही क्या रासायनिक उर्वरक यूज करते हैं। इन दोनों की जगह जैविक खाद यूज करते हैं, गोबर की खाद यूज करते हैं, कृषि अपशिष्ट यूज करते हैं, केंचुआ की खाद और रसोई अपशिष्ट ये उपयोग करते हैं। तो वो क्या होता है, वो कृषि ही जैविक कृषि है। ठीक है, जैविक कृषि में मृदा स्वास्थ्य व पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये तो बात ही वो जानने के लिए थी। जैविक कृषि परंपरागत कृषि का उदाहरण है। ठीक है, ये सभी बात है वो अपने जानने के लिए थी। भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है, सिक्किम है। 2016 में घोषित किया था प्रथम जैविक राज्य कौन सा है, सिक्किम है। ये पूछने लायक बात है, लेकिन ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पहले काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब देखो, एकमात्र जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। देखो, एकमात्र जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अपना लक्षद्वीप है। और भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है, सिक्किम है। ये 2 पॉइंट है यहाँ पर याद रखने लायक। ठीक है, बाकी ये समझने लायक है कि एक जैविक परंपरागत कृषि है, मृदा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा जैविक कृषि में दिया जाता है। तो ये सभी समझने की बातें हैं। आगे देखो, राजस्थान का एकमात्र जैविक जिला, भाई राजस्थान का एकमात्र जैविक जिला कौन सा है, डूंगरपुर। राजस्थान का एकमात्र जैविक गांव कौन सा है, दादिया गांव, जयपुर। राजस्थान का एकमात्र जैविक उत्कृष्टता केंद्र कौन सा है, तो भाई झालावाड़ है। ये याद रख लेना, जैविक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, झालावाड़ में। राजस्थान का जैविक अनुसंधान संस्थान जाखोड़ा गांव, कोटा में भाई। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 चीज़ें इसमें आप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है दादिया और डूंगरपुर है, ये भी पहले से पूछा हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो है वो राजस्थान का एकमात्र जैविक उत्कृष्टता केंद्र ये नहीं पूछा हुआ, झालावाड़। और राजस्थान का जैविक अनुसंधान संस्थान जाखोड़ा गांव, कोटा, ये प्रश्न है वो नहीं पूछे हुए हैं। तो इनमें पूछने की संभावना है, एक तो झालावाड़ और एक है वो कोटा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट कहाँ कहाँ बने भाई, तो ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है उसका मार्ट बना है एक तो जयपुर और एक अजमेर। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट है वो 2 जगह बने हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी। अब आगे देखो, कृषि बजट। कृषि बजट के अंदर अपने को याद रखनी कुछ चीज़ें। एक तो कृषक कल्याण कोष। अब अपने इस क्लास के अंदर क्या क्या बचा है, जैसे अपन ने जैविक कृषि कर लिया, छोटा मोटा पार्ट जैविक कृषि था, छोटा सा पार्ट है। उसके बाद में अपने जैसे कृषि बजट से है ही रहे, बजट या फिर जो 2025 के लेटेस्ट आंकड़े हैं वो अपने इसके अंदर शामिल कर लिए। उसके बाद में अपन ने इसके अंदर ये शामिल कर लिया भाई, कृषि बजट के बाद में योजनाएं, जितनी भी योजनाएं थी केंद्रीय और राज्य स्तर की, वो योजना इसमें अपन ने शामिल कर ली। उस योजनाओं के बाद में अपन ने कुछ विविध फैक्ट्स, तथ्य इसमें शामिल कर लिए। ठीक है, इस टॉपिक से। और फिर एक जिला एक उत्पाद, जो कृषि से संबंधित एक जिला एक उत्पाद था, वो भी अपन ने इसमें शामिल कर लिया। और उसके बाद में अपन ने ये शामिल कर लिया कि PYQs, जो एग्जामों के अंदर आए हुए प्रश्न थे कि किस किस एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आए हुए थे, तो वो अपने को उसका आइडिया लग जाएगा, क्या क्या पढ़ना या फिर कैसे पढ़ना है, उनके बारे में आइडिया लग जाएगा। तो इस क्लास के अंदर ये इतनी सारी चीज़ें अपनी ये अभी बाकी बची है इस चैप्टर के अंदर। ये कंप्लीट होने के बाद में अपना जो चैप्टर फर्स्ट है, फर्स्ट वो कृषि है, उसके जो क्षेत्र है, संबंध क्षेत्र या फिर जो है कृषि से मतलब कृषि के लिए जो कच्चा उद्योग है,
वो अपना कच्चा माल कृषि उद्योग के लिए भी जो ये है वो भी इसमें टॉपिक लिखा हुआ अपने सिलेबस में। सिलेबस का टॉपिक अपन लास्ट में देखेंगे, वो भी अपन ये कंप्लीट इसके अंदर हो जाएगा। यानी अपने कुछ टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही अपने ये सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे उसके बाद में अपने सिलेबस का एक जो है वो पीडीएफ, उसका मैं टॉपिक बताऊंगा आपको कि अपने ये टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं, अब आगे अपन ये टॉपिक करेंगे। यानी हम जो है सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक है उसको अच्छे से करेंगे, ऐसे एक एक टॉपिक को टिक लगा करके एक एक टॉपिक पे बॉक्स बना करके अच्छे से करेंगे, ठीक है। यानी आप ये मानो कि 30/30 अपने मार्क्स है उसका जुगाड़ मैं आपको पूरा करवा दूंगा और फुल डिटेल में बहुत ही शानदार कंटेंट मैं आपको दूंगा, जो आपको कहीं पे भी किसी भी नोट्स और किसी भी कोचिंग में ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। विश्वास रखिए, जैसे मैंने तैयारी की थी उसी हिसाब से मैं आपको है वो करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कृषक कल्याण कोष में आपको क्या याद रखना है, 500 करोड़ 2024 में इसका जो कृषक कल्याण कोष की राशि थी वो 2024 में बढ़ा करके कितना हो गया भाई, 7500 करोड़ हो गया। यानी 500 करोड़ राशि थी, अब वर्तमान में कितने करोड़ हो गई है आपको याद रखना है। 2024 में कृषक कल्याण कोष की राशि कितनी है, 7500 करोड़ है। कृषक कल्याण कोष का गठन 16 दिसंबर 2019 को हुआ था भाई, ठीक है। 16 दिसंबर 2019 को हुआ था, उस समय कितनी थी भाई, 500 करोड़ थी। उस समय कितनी थी, 500 करोड़ थी। अब कितनी है, 750 करोड़ है, सॉरी 7500 करोड़ है, ठीक है, 7500 करोड़ है। तो ये भी आपको याद रखना है, 16 दिसंबर 2019 को है वो यह लागू हुआ है। आगे देखो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर अंजीर, ये अपन ने पढ़ा अंजीर के लिए उत्कृष्टता केंद्र सिरोही, उद्यानिकी महाविद्यालय दुर्गापुरा जयपुर, फूड पार्क रोहेड़ा दौसा, फूड पार्क कहाँ है, रोहेड़ा दौसा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर एपीकल्चर, एपीकल्चर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी कहाँ है, टोंक। एग्रो पार्क कहाँ बन रहा है भाई, बीकानेर में। सब्जी फूल मंडी बेंगू चित्तौड़गढ़ में, सब्जी फूल मंडी है वो चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। और एग्रो पार्क कहाँ है, बीकानेर के अंदर। आगे देखो, सेंटर ऑफ सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट टू मिल्क प्रोड्यूसर्स, दूध उत्पादन में वृद्धि एवं दूध उत्पादन को सशक्त बनाने हेतु स्थापना कहाँ पर की गई है भाई, तो जो ये सेंटर है दूध उत्पादन में वृद्धि एवं दूध उत्पादन को सशक्त बनाने हेतु स्थापना की गई इसकी, वो है बस्ती जयपुर में। अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ भाई, सवाई माधोपुर में। अपन ने पहले भी पढ़ा है, हमने पहले भी पढ़ा है कि अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे, सवाई माधोपुर के अंदर है। मोबाइल एग्री क्लिनिक 1000 स्नातकों को कृषि विशेषज्ञ बनाया जाएगा, मतलब मोबाइल एग्री क्लिनिक क्या है, 1000 स्नातकों को कृषि विशेषज्ञ बनाया जाएगा। पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी कहाँ है भाई, बहराउंडा सकराय दौसा। देखो पपीते का कहाँ है भाई, बहराउंडा सकराय दौसा, ये पपीता का। अमरूद का कहाँ था, सवाई माधोपुर में था, ठीक है। ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर लेबोरेटरी, देखो वाटर एक्वाकल्चर लेबोरेटरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। एक्वाकल्चर लेबोरेटरी ये कहाँ पर है भाई, चूरू में, ठीक है। वाटर एक्वाकल्चर लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है, चूरू में। फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ बन रहा है, भरतपुर के अंदर बन रहा है। फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ बन रहा है, भरतपुर में बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे देखो, मिनी फूड पार्क अनूपगढ़ में प्रस्तावित है। देखो मिनी फूड पार्क है अनूपगढ़ में प्रस्तावित है, अब इस जिले को हटा दिया गया, ठीक है। फूड पार्क भुसावर भरतपुर के अंदर, अभी हमने पढ़ा था ये कहाँ बन रहा है, फूड प्रोसेसिंग पार्क भरतपुर में, ठीक है। एग्रो फूड पार्क कहाँ बन रहा है भाई, सांचौर में। एग्रो फूड पार्क कहाँ बन रहा है, तो सांचौर में प्रस्तावित है। आगे देखो, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो योजना है वो 2019-20 में घोषित की गई थी। शुरुआत में ये योजना टोंक, बांसवाड़ा, सिरोही 3 जिलों में लागू की गई थी, ठीक है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि जो जीरो बजट नेचुरल फार्म है उसकी जो योजना है वो टोंक, बांसवाड़ा, सिरोही में लागू हुई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में ये योजना 15 जिलों में आंध्र प्रदेश पैटर्न पर लागू की गई है भाई, ठीक है। तो जीरो बजट नेचुरल फार्म है वो योजना किस राज्य के पैटर्न पर है, तो वो आंध्र प्रदेश पर है, ठीक है। ये योजना 15 जिलों के पैटर्न पर लागू की गई है। चलो अब आगे देखो, कृषि विकास हेतु प्रमुख कार्यक्रम। अब भाई कृषि विकास हेतु प्रमुख कौन कौन से कार्यक्रम है, योजनाएं हैं। एक तो हरित कृषि आपको पता है कि जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है, अमेरिका का माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रभाव वाले जिले हैं हनुमानगढ़, गंगानगर, ऐसे जिले जो हरित क्रांति को सर्वाधिक प्रभाव वाले जिले हैं। हरित क्रांति की विशेष सफलता गेहूँ व चावल का उत्पादन बढ़ाने में भाई, ठीक है। तो हरित क्रांति की जो विशेष सफलता है वो तो एक गेहूँ और एक चावल 2 फसल है, उन 2 फसलों को उत्पादन बढ़ाने में ही मिली है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रभाव वाले जिले कौन से हैं इसमें हरित क्रांति से, वो है हनुमानगढ़ और गंगानगर। जो हरियाणा पंजाब का बेल्ट था सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का है वो फायदा यही हुआ था। अब आगे देखो, राष्ट्रीय बागवानी मिशन
2005-6 में प्रारंभ। देखो राष्ट्रीय बागवानी मिशन अपने को पढ़ना है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन है NHM, ये 2005-6 में प्रारंभ किया गया था। उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये प्रारंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय बागवानी नाम से स्पष्ट है, बागवानी है तो उद्यानिकी फसलों के लिए किया गया। शुरू में इसकी जो है वो 85-15 भागीदारी थी केंद्र राज्य की। अब 2015-16 में कितनी हो गई भाई? 60-40 हो गई। तो अब आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन में राजस्थान और केंद्र सरकार की भागीदारी कितनी है? तो केंद्र की 60 है और राजस्थान की 40 है। ये 2015-16 में इसको कर दिया गया था। ठीक है, राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित कितने जिले हैं भाई? राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए राजस्थान में कितने जिले चयनित है? तो वो है 200 जिले चयनित, 24 जिले। कितने भाई? 24 जिले हैं वो चयनित है। आगे देखो, इससे फल, मसाला, फूलों के उत्पादन एवं क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन लाया ना, उसके कारण क्या हुआ? फल, मसाला, फूलों के उत्पादन में क्या हुई भाई? वृद्धि हुई है। आगे देखो, राष्ट्रीय बांस मिशन। राष्ट्रीय बांस मिशन, देखो बांस मिशन में आपको क्या याद रखना, स्थापना 2006-07 में बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई थी। इस योजना का 2015-16 में नाम बदलकर राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन कर दिया गया। ठीक है भाई, राष्ट्रीय बांस मिशन का 2015-16 में क्या कर दिया? राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन हो गया। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट बम्बू मिशन कर दिया गया भाई। ठीक है, इस योजना का नाम बदल करके नेशनल एग्रो फॉरेस्ट बम्बू मिशन कर दिया गया है। किसानों को बांस की खेती पर 8,000 प्रति हेक्टेयर, 8,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जा रहा है भाई। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, किसानों को बांस की खेती पर, किसकी खेती पर भाई? बांस की खेती पर 8,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जा रहा है। वर्तमान में राजस्थान में 12 जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, राजसमंद, करौली और सवाईमाधोपुर, 12 और झालावाड़ में संचालित है। यानी वर्तमान में 12 जिलों में राष्ट्रीय बांस मिशन है वो संचालित है। अब आगे देखो भाई, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की प्रारंभ कब हुई? 2007-08 में प्रारंभ हुआ है। इस योजना में वर्ष 2015-16 से केंद्र और राज्य का वित्त पोषण 60-40 है। इससे पहले ये योजना 100% केंद्रीय सहायता से संचालित थी। यानी जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है 2007-08 में प्रारंभ हुई थी। 2007-08 से 2015 तक तो 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित थी। 2015-16 से लेकर के केंद्र और राज्य का वित्त पोषण 60-40 हो गया है। ठीक है, इसमें कृषि क्षेत्र में 4% वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। अगली योजना है राष्ट्रीय आयुष मिशन। 2009-10 में पुराना नाम राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन था, तो उसको है वो नाम चेंज करके फिर क्या कर दिया? राष्ट्रीय आयुष मिशन कर दिया गया। औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये प्रारंभ किया गया था। 2015-16 से कितना है भाई? 60-40। जितनी भी योजनाएं हैं, मैक्सिमम योजनाओं का 2015-16 में कितना कर दिया भाई? 60-40 है वो रेशियो कर दिया था। अब आगे देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ हुआ था 2007-08 में। केंद्र सरकार ने चावल, गेहूं, दलहन के उत्पादन में वृद्धि हेतु इसे प्रारंभ किया गया था। यानी चावल, गेहूं और दलहन के उत्पादन में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था 2007-08 में। किसने? केंद्र सरकार द्वारा। अब इसमें मोटे अनाज शामिल कर दिया गया, कपास कर दिया, पटसन, गन्ना और इनको भी शामिल किया गया। गन्ना, पटसन, कपास और मोटे अनाज को भी शामिल कर दिया गया। 2015-16 से इसमें जो अनुपात है वो 60-40 हो चुका है। राजस्थान में मोटे अनाजों के लिए 12 जिले, गेहूं के लिए 14 जिले, दलहन के लिए सभी 33 जिले और व्यावसायिक फसलों के लिए 16 जिलों को सम्मिलित किया गया है। और ध्यान दें कि इसमें तिलहन है वो शामिल नहीं है। यानी इसमें क्या है? चावल, गेहूं, दलहन है, मोटे अनाज, कपास, पटसन, गन्ना। यानी इसमें अंदर कौन शामिल नहीं है भाई? तिलहन फसल है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसमें क्या याद रखना? एक तो शुरुआत 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ से हुई थी। केंद्र राज्य का 75-25 अनुपात है भाई। वित्त पोषित करता है 75 और 35। ठीक है, 75 किसका है? 75 है अपने केंद्र का और 25 किसका है? राज्य सरकार का। देय वाक्य क्या है भाई? स्वस्थ दरा खेत हरा। देय वाक्य क्या है? स्वस्थ दरा और खेत हरा। इस योजना में खेतों से मृदा नमूनों का संग्रहण कर उनका विश्लेषण कर किसानों को सोयल हेल्थ कार्ड जारी किए जाते हैं। ये कार्ड प्रति 3 वर्षों पर नवीनीकरण होगा। यानी इस कार्ड की वैलिडिटी कितनी रहती है भाई? 3 वर्ष रहती है। ठीक है, खेतों से कुछ मिट्टी ले जाके उस प्रयोगशाला में देते हैं, तो प्रयोगशाला बता देती है कि आपकी मिट्टी के अंदर इतना नाइट्रोजन है, इतना ह्यूमस है, इतना ये है, इसमें इतना फास्फेट है, ये तत्व है, ये है। तो उनका एक कार्ड बना दिया जाता है, उसके अंदर लिख दिया जाता है कि इसकी मिट्टी के अंदर ये है, वो पोषक तत्व है। और ये कार्ड की वैलिडिटी कितने? 3 साल तक ये रहती है। तो इसकी देय वाक्य याद रखना, स्वस्थ दरा और खेत हरा।
19 फरवरी 2015 भी याद रखनी है, सूरतगढ़ भी याद रखना, नाम भी याद रखना है, 3 वर्ष भी याद रखना। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 75-25 भी याद रखना, पूछा जाता है। आगे देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पूछा जाता है। 13 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी। खाद्यान्न फसलों, तिलहन व बागवानी फसलों को इसमें शामिल किया गया है। इस योजना में किसानों से रबी पर 1.5%, खरीफ पर 2% व वाणिज्य एवं बागवानी फसलों पर 5% प्रीमियम लेकर इस फसल का है वो बीमा किया जा रहा है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो रबी 1.5%, खरीफ 2 और बागवानी पर 5% प्रीमियम है, ठीक है। शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50-50 के अनुपात में वहन किया जाता है और सभी 33 जिलों में यह लागू है। अगला देखो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 से इस योजना है वो शुरू है, यानी 1/7/2015 से शुरू है। कौन सी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। पोषण अनुपात 60-40 का है। योजना का उद्देश्य हर खेत को पानी है। इस योजना का नोडल विभाग उद्यानिकी विभाग है भाई, ठीक है। देखो, योजना का नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जबकि नोडल है उद्यानिकी विभाग, और योजना का उद्देश्य है हर खेत को पानी। देखो, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना। नोडल एजेंसी राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड। नोडल एजेंसी कौन सी है भाई? राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड है। वित्त पोषण 60-40 है, अवधि 2025-26 तक है। उसके बाद में देखो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है वो 24 फरवरी 2019 को है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू किया गया भाई, ठीक है। तो पीएम किसान है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है वो कहाँ से शुरू की गई थी भाई? गोरखपुर से की गई थी। कब की गई थी? वो है फेब 2019 में, ठीक है। फेब 2019 के अंदर गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरुआत की थी पीएम किसान की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसका नाम है। आगे देखो, इस योजना के तहत किसानों को हर घर हर 4 माह में 2000 रुपये की 3 किस्त का लाभ आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है। प्रतिवर्ष कुल 6000 रुपये दिए जाते हैं। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के पंजीकरण के लिए आवश्यक सत्यापन हेतु किसान सेवा पोर्टल की है वो शुरुआत की गई। यानी आप ये कह दो कि जो पीएम किसान सम्मान निधि है उसकी शुरुआत 2019 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की थी। किसानों को हर 4 माह के अंदर 2000 रुपये की 3 किस्तें यानी 6000 रुपये है वो दिया जाएगा प्रतिवर्ष। और राजस्थान सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के पंजीकरण और सत्यापन हेतु किसान सेवा पोर्टल की शुरुआत है वो की है। इस पोर्टल को 2019 से 2021 तक उपयोग में लिया। बाद में भारत सरकार का पीएम किसान पोर्टल है वो लागू हो गया। 2021 से पीएम किसान पोर्टल है वो प्रारंभ किया गया था। राजस्थान सरकार इस योजना के तहत 2000 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब वार्षिक राशि बढ़ाकर 8000 रुपये कर दिया। यानी केंद्र सरकार की तरफ से राशि कितनी थी? 6000 थी। अब 2000 राशि किसने बढ़ा दी भाई? राजस्थान सरकार ने बढ़ा दी। किसने बढ़ा दी? राजस्थान सरकार ने बढ़ा दी। अब कितनी हो गई भाई? 8000 हो गई। अब कितनी राशि हो गई? 8000 राशि हो गई है। जून 2024 में इस योजना को कुल 17 किस्त जारी हो चुकी थी। जून 2024 तक इस योजना की कुल 17 किस्त जारी हो चुकी थी। बजट 2025 में राज्य सरकार द्वारा इसमें 1000 रुपये और बढ़ा दिए। यानी अब इसमें 1000 और बढ़ा दिए तो कितने हो गए भाई? कितने हो गए? 9000। कितने हो गए? 9000 रुपये हो गए हैं, ठीक है। तो पहले राशि 6000 मिलती थी, 2000 पहले बढ़ा दिए थे, 1000 और बढ़ा गए थे, तो 3000 हो गई। कुल राशि कितनी मिलती थी भाई? 9। अब देखो, अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। कौन सी योजना भाई? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये 12 सितंबर 2019 को शुरू हुई थी। झारखंड के रांची से शुरू हुई थी। ये आपको याद रखना है, झारखंड के रांची से शुरू हुई थी और 12 सितंबर 2019 को शुरू हुई थी। इस योजना के पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु होने के बाद 3000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। यानी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में क्या है? किसी किसान के 60 वर्ष आयु कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में उनको 3000 पर माह क्या दी जाएगी? पेंशन दी जाएगी। इस योजना विशेष के रूप में 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों के लिए। यानी सीधी सी बात है कि जो प्रधानमंत्री पीएम मानधन योजना है, किसान मानधन योजना है, वो क्या है कि 18 से 40 वर्ष तक के जो किसान है वो क्या करेगा? एक योजना है उसके अंदर क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा मंथली कुछ या फिर ईयरली, ऐसा कुछ सिस्टम है। ईयरली कुछ इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद के 60 वर्ष कंप्लीट होने के बाद में 60 वर्ष कंप्लीट होने के बाद में उस किसान को 3000 प्रत्येक माह 3000 प्रति माह है वो क्या मिलेगी भाई? पेंशन मिलेगी। पेंशन किसकी मिलेगी? जो आप रुपए जमा कराओगे 18 से 40 वर्ष की उम्र में शुरू करोगे, 60 वर्ष की उम्र तक जो रुपए से जमा कराओगे
उन पैसों की क्या मिलेगी बाद में 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। ये योजना शुरू की थी 12 सितंबर 2019 को, वो झारखंड के रांची से शुरू की थी। अगली योजना देखो, नमो ड्रोन दीदी योजना है, केंद्र सरकार की ये योजना 28 नवंबर 2023 से शुरू हुई थी। इस योजना की शुरुआत राजस्थान में कोटा से हुई थी 2024 में। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में महिलाओं को सशक्त बनाना, यानी जो नमो ड्रोन दीदी योजना है उस योजना के अंतर्गत 1,000 जो महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र की, उसको है वो ड्रोन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा भाई? ड्रोन दिया जाएगा, ताकि वो ड्रोन से क्या करेगी, खेती के अंदर कीटनाशक उर्वरक है वो छिड़काव करेगी और खेती करने में उसकी है वो मदद करेगी भाई। ठीक है, खेती करने में जो ड्रोन की मदद लेगी वो 1,000 महिलाएं होगी। ग्रामीण भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजना है। ऋतु मीणा मांगरोल 12 की है, राज्य की पहली नमो ड्रोन दीदी है। पहली महिला नमो ड्रोन दीदी कौन सी है भाई? ऋतु मीणा। कौन सी है, नाम भाई क्या है इसका? ऋतु मीणा। और ये कहाँ की है भाई? मांगरोल 12 की है। अगला देखो, खाद्य तेल ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन। खाद्य तेल ऑयल पाम पर कौन सा मिशन भाई? राष्ट्रीय मिशन। ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे पाम ऑयल खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। मूलतः उत्तरी पूर्वी राज्यों व अंडमान निकोबार द्वीपों पर ध्यान केंद्रित करने तथा खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये शुरू किया गया था। ये अभियान 5 वर्ष जो कि 2021 से 25-26 तक संचालित किया जाएगा। याद रखने लायक कुछ चीज़ नहीं है, एक बार पढ़ लेना, ध्यान रख लेना बस। सौर कृषि आजीविका योजना, किसानों को कृषि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति सौर ऊर्जा के माध्यम से करने हेतु राजस्थान सरकार ने राज्य में सौर ऊर्जा आजीविका योजना का प्रस्ताव तैयार किया है। इस योजना में किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध करवाए जाएंगे। कितने भाई? 1 लाख क्या है? सोलर पंप उपलब्ध करवाए जाएंगे। क्या करवाए जाएंगे भाई? सोलर पंप उपलब्ध पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत। ठीक है, टोंक में पायलट परियोजना के रूप में इसकी शुरुआत की गई। यानी सौर कृषि आजीविका योजना की शुरुआत कहाँ से की है भाई? टोंक में की है। ठीक है, अब आगे देखो, अटल भूजल योजना है। पहले इंपॉर्टेंट था, पहले काफ़ी पूछा जाता था, आजकल पूछते नहीं है। अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ, 5 वर्ष के लिए 2025 तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद में भारत और विश्व बैंक के 50-50% के सहयोग से, यानी भारत और 50-50 विश्व बैंक इसके 50-50 के सहयोग से ये ठीक है अटल भूजल योजना है वो चलाई जाएगी। देश के 7 राज्यों और 78 जिलों में ये लागू होगी, यानी राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, मध्य प्रदेश इसके अंदर भी शामिल है। जो कौन से राज्य? ये 7 राज्य। इन 7 राज्यों के कितने जिले? 78 जिले हैं वो शामिल है। गिरते हुए भूजल स्तर को रोकने के लिए, उद्देश्य क्या है भाई? गिरते हुए भूजल स्तर को है वो रोकने के लिए। कुल राशि 6,000 करोड़ रुपए, जिसमें राजस्थान के लिए 1180 करोड़ रुपए हैं। और ये योजना राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समिति के 1139 ग्रामों के लिए चिन्हित की गई है। यानी ये योजना राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समिति के 1139 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। अब आगे देखो भाई, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। कौन सी योजना है भाई? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। केंद्र सरकार द्वारा 22 जनवरी 2024 को 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करने के लक्ष्य के साथ ही ये योजना शुरू करने की घोषणा की है। यानी 22 जनवरी 2024 को 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करने के लक्ष्य से ये योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गरीब मध्यम वर्ग के घरों की छत पर फ्री में सोलर पार्क लगाए जाएंगे। यानी इस योजना के तहत गरीब मध्यम वर्ग के घरों की छत पर फ्री में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। प्रथम चरण राजस्थान के 3 चरणों प्रथम चरण कौन सा है? सूर्योदय योजना राजस्थान के 3 शहरों जयपुर, जोधपुर, सीकर के 3,000 घरों में रूफटॉप कनेक्शन दिए जाएंगे। तो ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है, उसके अंदर रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करना है। केंद्र सरकार द्वारा 30 जुलाई 2022 को रूफटॉप सोलर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल है वो लॉन्च किया गया था। अब देखो भाई, कृषि विकास की योजनाएं, कृषि विकास की है वो योजनाएं कौन कौन सी है राज्य स्तर की, वो देखनी है भाई आपको। ठीक है, पहली योजना राजीव गांधी कृषक साथी योजना। 9 दिसंबर 2009 को किसानों, खेतिहर, मजदूरों, हमालों, पल्लेदारों को कृषि एवं कृषि विपणन कार्य करते समय दुर्घटना पर 50,000 मृत्यु होने पर 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी भाई। ठीक है, दुर्घटना पर 50,000 रुपये और मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। देखो, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना RSP, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना RSP।
ठीक है। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना है वो जुलाई 2012 से प्रारंभ की गई है। राजस्थान में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजना है। वर्तमान में 8 कृषि जलवायु खंडों के 17 जिलों को क्रियान्वित की जा रही है। ठीक है, ये विश्व बैंक की सहायता से है। 2012 में राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना 8 जलवायु खंडों के 17 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। आगे देखो, राज्य की पहली कृषि नीति 2013 26 जून 2013 को अगले 10 वर्षों को खाद्यान्न का उत्पादन दुगुना करने व कृषि विकास दर 4% तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है भाई। किसान कल्याण योजना, कौन सी योजना भाई? किसान कल्याण योजना। मंडी प्रांगण में फसल बेचने के लिए आने वाले किसानों को अनुदानित दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत 5 रुपये में भोजन मिलता है। वर्ष 2019 में अपनी रसोई योजना का नाम बदलकर वर्ष 2014 में किसान कल्याण योजना शुरू की है भाई। ठीक है, यानी किसान कल्याण योजना 2014 में शुरू की है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी। अगली योजना अपनी राज्य में महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 में शुरू की गई थी। यानी अगली अपनी योजना है महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। ये कब शुरू की गई थी? ये 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना की क्या विशेषताएं हैं? तो इसमें क्या है कि प्रसूति सहायता 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य देते हैं माता को, और पिता को कितनी देते हैं? 15 दिवस के समतुल्य देते हैं। यानी माता को देते हैं 45 दिवस की मजदूरी और पिता को देते हैं, यानी माता को 45 दिन के बराबर क्या देते हैं भाई? मजदूरी देते हैं। ठीक है, और पिता को कितनी देते हैं? 15 दिन के बराबर पिता को मजदूरी देते हैं। दोनों को 15 और 45 दिन के बराबर मजदूरी देते हैं। और विवाह के लिए 50,000 की पहले वित्तीय सहायता थी अधिकतम 2 पुत्रियों के लिए, अब बढ़ा करके कितनी कर दी है? 75,000 कर दी है 2025 के बजट के अंदर। यानी जो महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना है 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई महिला है जो अपनी 2 पुत्रियों की शादी, किसकी भाई? 2 पुत्रियों की शादी करेगी, तो अब 2025 के बाद में कितने मिलेंगे भाई? 75,000 रुपये वे मिलेंगे। और जब कोई अगर यदि कोई प्रसूति है तो उस महिला को 45 दिन के बराबर मजदूरी मिलेगी और पुरुष को 15 दिन के बराबर है वो मजदूरी अतिरिक्त मिलेगी। और यदि इनकी चिकित्सा सहायता की बात करें तो अधिकतम 20,000 रुपये, किसी गंभीर बीमारी होने पर वो अधिकतम 20,000 रुपये की चिकित्सा सहायता है वो भी मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। कृषि कल्याण कोष अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि बजट 2023-24 में इनकी कितनी कर दी है भाई? 7500 करोड़ है वो कर दी गई है। 2019 में 16 दिसंबर 2019 में सबसे पहले गठन किया गया था। उस समय कितना था भाई? 500 करोड़ रुपए है वो कृषक कल्याण कोष था। अब कितना कर दिया है? तो ये 7500 करोड़ रुपये कर दिया गया। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है, ये 17 जुलाई 2021 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत किसान उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर अनुदान राशि 1,000 रुपये प्रति माह, अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष का अनुदान बिजली बिल पर दिया जा रहा है। यानी 1,000 रुपये प्रति माह याद रख लेना, और अधिकतम कितने? 12,000 रुपये प्रति वर्ष है वो दिया जाएगा। इस योजना का लाभ 1 मई 2021 से मिलना प्रारंभ हुआ। यानी 17 जुलाई 2021 को ये शुरुआत हुई थी, लेकिन बैक डेट में इन्होंने लाभ दिया था 1 मई 2021 को। ठीक है, 1 मई 2021 से इनको लाभ दिया था। इस योजना के तहत 2,000 यूनिट प्रति माह उपभोग कर सकते हैं भाई। 2,000 यूनिट है वो प्रति माह उपभोग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2017-18 में शुरू की गई थी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर में शुरू की गई थी। बीज स्वावलंबन योजना है 2017-18 में यहाँ पर शुरू की गई थी। 2019 में ये सभी 10 कृषि जलवायु खंडों में लागू हो गई है। ठीक है, बीज मिनी किट है, जो बीज मिनी किट है वो 2024-25 में खरीफ और रबी के सीजन है तो नवीनतम जारी नई किस्मों में के 31.59 लाख बीज मिनी किट महिला किसानों को फ्री वितरित किए गए थे। ठीक है, हालांकि यहाँ पर पूछने लायक कोई बात है नहीं, इसमें आप पूछ सकते हैं, याद रख लेना, बीज मिनी किट में कोई पूछने लायक है नहीं। कृषि क्लिनिक वर्ष 2024 में 20 तथा 2025-26 में 13 कृषि क्लिनिक स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो ये आप याद रख लेना कि वर्ष 2025-26 में 13 कृषि क्लिनिक स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उसके बाद में देखो, राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 वित्त पोषित केंद्र व राज्य का 60 और 40 है। वर्तमान में राजस्थान के 31 जिलों में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन का वह 2005 है और 60-40 इसका अनुपात है। बाकी इसमें कुछ है नहीं पूछने लायक। हालांकि ये योजनाएं हैं, वर्तमान में इस तरह की योजनाओं का है वो सवाल प्रश्न कम ही आते हैं। ठीक है, जो लेटेस्ट योजना है जो
चल रही है उनकी योजनाओं का प्रश्न ज़्यादा आ रहा है। जो हाल फिलहाल में लागू हुई है या फिर चर्चा में है उन्हीं योजनाओं के प्रश्न ज़्यादा आते हैं। ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इन योजनाओं का प्रश्न नहीं आते हैं। और दूसरा प्रश्न आते हैं कौन सी भाई, जो राजस्थान सरकार की योजना है, जो राजस्थान सरकार की योजना है उनके प्रश्न अभी आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। इंडिया की जो योजना है उनके कम आ रहे हैं, तो इनके जो प्रश्न है वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको ध्यान रखना है। इनको तो सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है, बाकी ऊपर से इनकी जानकारी रखनी है। बाकी जो चीज़ें रटने वाली है वो मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ें आपको रटनी है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-8 की है। वित्त पोषण वही 60-40 है। मैक्सिमम वित्त पोषण है वो 60-40 ही होता है। ठीक है, तो लगभग जो प्रश्न आते हैं वो 60-40 वाले कम आते हैं। उन योजनाओं का प्रश्न ज़्यादा आता है यहाँ पर वित्त पोषण वाले, जिनकी 60-40 के अलावा, जैसे किसी की 85-15 है या 90-10 है, या फिर अलग जो 75-25 है, जो अलग अनुपात है, उनके प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको याद कर लेना। बाकी के जो भी प्रश्न बचे वो 60-40 उसका टिक कर देना। ठीक है, अलग वाले याद कर लेना, बाकी बचे वो सब 60-40 है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में 4% है वो वृद्धि दर है। नोट 2017-18 में इसका नाम है वो ये कर दिया गया, तो ये भी अपने कोई काम का नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय तिलहन ऑयल पॉम मिशन 2014 है उसका 60-40 है। ठीक है, ये भी अपने कोई काम का नहीं है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2014, हालांकि अपन पढ़ लेते हैं सारी जो योजनाएं हैं, आप ये नहीं कहोगे कि सर ने पीछे छुड़वा दी योजनाएं। तो अपने जो सिलेबस से संबंधित जितना भी मैटर है वो अपन डिस्कस कर लेंगे। बाकी क्या याद करना है क्या नहीं करना है वो मैं आपको साथ में बताते चल रहा हूँ। ठीक है, हालांकि अपन इसको एक बार देख लेते हैं, हो सकता है याद रह जाए और अपने काम आ जाए कहीं। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2014, वित्त पोषण 60-40 है। अवधि 2020-21 से 25-26 तक है। इस योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना विस्तार हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में आवेदकों को 35% की दर से 10 लाख रुपए का अधिकतम अनुदान का प्रावधान है। तो इसमें कितना भाई ध्यान रखना है, 35% की दर से 10 लाख तक का अधिकतम अनुदान है वो दिया जाएगा। 60-40 है, बाकी ये भी पूछने की संभावना इसमें कमी है। कृषक उपहार योजना, ये योजना ई नाम पोर्टल के माध्यम से संचालित हो रही है। मतलब ई नाम जो पोर्टल है इसके माध्यम से संचालित हो रही है। इसमें उत्पादन किसान को अपनी बिक्री पर 10,000 मूल्य का कूपन मिलता है भाई। ठीक है, यानी जो है वो इसमें किसान को अपनी बिक्री पर कितना 10,000 का कूपन मिलता है। यानी कृषक उपहार योजना का मतलब ये है कि कूपन मिलता है, उपहार मिलता है। उपहार कितने का, 10,000 का कूपन मिलता है। ठीक है, राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला है जो 19 मई 2024 को 28 मई 2024 के मध्य जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया गया था। अब ये 2024 का करंट अफेयर्स हो गया है, मई का करंट अफेयर्स है, पूछने की संभावनाएं कमी है। फिर भी कहाँ हुआ था, जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ था, ये ध्यान रख लेना। अगला देखो, सीएम ने प्रदेश के 20 जिलों के 5,897 गाँवों को अभावग्रस्त घोषित किया। देखो ये आपको याद रखने की इसमें ज़रूरत है, क्योंकि अपना एक टॉपिक भी है सूखा, अकाल, मरुस्थल जो अपना टॉपिक है, और उसमें सूखा संबंधित योजना भी है, तो उसके अंदर भी ये टॉपिक अपने को वापस पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है कि जो सीएम ने 20 जिलों के कितने गांव, 5,897 गांव है उनको अभावग्रस्त घोषित किया था, वो आपको याद रखना। मानसून 2024 के अंतर्गत जो फसलें हुई थी उन पे यह घोषित किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना 31 अक्टूबर 2024 तक राजस्थान की 145 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। कितनी मंडियों को, 145 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है 31 अक्टूबर 2024 तक। 5,897 याद रख लेना, ये फैक्ट याद रखना आपको पहली बात हो। कृषि महोत्सव 2025 याद रखना है। उन्नत कृषि तकनीकी मेला 8 से 10 मार्च 2025 को अभी हाल ही में आयोजित हुआ है। स्थान कहाँ, हनुमानगढ़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कृषि महोत्सव का आयोजन हुआ हनुमानगढ़ हुआ है, 8 से 10 मार्च के मध्य हुआ है। कृषकों को अधिक संबल देने की दृष्टि से प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है भाई, 5 लाख कर दी है। यानी जो पीएम जो केसीसी थी, किसान क्रेडिट कार्ड थी, उसकी सीमा अब कितनी कर दी है भाई, 5 लाख कर दी है। कितनी कर दी है, 5 लाख कर दी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसमें अगला देखो, नक्शा कैंपेन। नक्शा कैंपेन क्या है, ग्रामीण विकास एवं कृषि किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नक्शा, आपको ऐसे शब्द भी आ सकता है, नक्शा कैंपेन ग्रामीण विकास एवं कृषि किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य की प्रथम कृषि नीति 26 जून 2013 को लागू हुई थी। ठीक है, राज्य की प्रथम कृषि नीति 26 जून 2013 को लागू हुई थी, ये डेट याद रखनी है। कृषि बजट वर्ष 2022 में राजस्थान सरकार से प्रथम से है वो कृषि बजट जारी किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि 2022 से प्रत्यक्ष से क्या आ रहा है भाई, कृषि बजट है।
आ रहा है। ठीक है, तो 2022 से प्रत्यक्ष कृषि बजट है वो शुरू किया था या फिर पेश किया। आप ये याद कर सकते हो 2022 में राजस्थान सरकार ने प्रत्यक्ष है वो कृषि बजट है वो पेश किया है, ये याद रख लेना। किसान सेवा पोर्टल क्या है, तो ये पोर्टल एक ही छत के नीचे किसानों को सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहा है, यानी एक ही छत के नीचे किसानों को सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहा है किसान सेवा पोर्टल। अगला देखो धरा ऐप क्या है, तो राजस्थान सरकार ने किसानों की सुविधा लॉन्च किया है। इस ऐप से किसान घर बैठे ही अपनी जमीन का नक्शा, जमाबंदी, नकल, गिरदावरी रिपोर्ट, जमीन नामांतरण की जानकारी प्राप्त कर सकता है। अगला देखो भाई, राज्य की जैविक कृषि नीति जून 2017 में जारी। ठीक है, उद्देश्य 1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर जैविक कृषि करना। जैविक खेती को अपनाने वाला प्रथम जिला डूंगरपुर है। सर्वाधिक जैविक खेती क्षेत्रफल राजस्थान में तीसरा स्थान है, यानी सर्वाधिक जैविक खेती के क्षेत्रफल में राजस्थान का कौन सा स्थान है भाई, तीसरा स्थान है। राज्य की पहली ऑर्गेनिक मंडी कहाँ है, डूंगरपुर में खोली जाएगी। जैविक खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी की स्थापना झालावाड़ में की गई है। जैविक खेती करने वाले किसानों को 8,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जा रहा है। हालांकि ये अपने जैविक खेती वाला जो फैक्ट है वो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, पीछे की स्लाइड में अपने ये पहले भी आ चुका है। ठीक है, राजस्थान में कुल कृषि मंडियां कितनी है, 151 है। सर्वाधिक कृषि मंडियां कहाँ पे, गंगानगर में 15 कृषि मंडियां। न्यूनतम कृषि मंडियां जैसलमेर, धौलपुर, सिरोही, राजसमंद में है। प्रत्येक में एक एक ही कृषि मंडी है। ये 4 जिले ऐसे हैं, जैसलमेर, धौलपुर, सिरोही, राजसमंद, इन चारों में क्या है भाई, एक एक कृषि मंडी है। और बाकी में 151 कृषि मंडी है वो अपने है, इसके अंदर है राजस्थान में टोटल है। 15 सबसे सर्वाधिक है वो गंगानगर में। राज्य की सबसे बड़ी पुष्प मंडी कौन सी है, तो मुआना मंडी है वो सबसे बड़ी पुष्प मंडी है राज्य की। ठीक है, अब देखो उर्वरकों के कुल उपभोग का आधे से अधिक भाग केवल 2 फसलों चावल और गेहूं पर उपभोग होता है। यानी उर्वरकों के कुल उपभोग का आधे से अधिक भाग केवल 2 फसलों चावल और गेहूं पर उपभोग होता है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा विकसित किस्में। अब देखो इसके अंदर ये आपको याद रख लेना, ये थोड़ी जो है वो यूनिक चीज़ है, यानी ये आप कहीं पे भी नहीं पढ़ोगे, यूट्यूब पे किसी ने भी शायद तक नहीं करवाया है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा जो विकसित की गई किस्में हैं वो अपन एक साथ ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ये थोड़ा आप ये देख लो कि जैसे थार शोभा खेजड़ी की किस्में जो विकसित की है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है, बीकानेर में। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, ये आपको ध्यान रख लेना। थार शोभा किसकी किस्म है, खेजड़ी की है। थार सेविका किसकी है, बेर की है। थार मानक किसकी है, मतीरा की है। गोमा ऐश्वर्या किसकी है, तो ये आंवला की है। गोमा प्रियंका किसकी है, ये जामुन की है। और गोमा खट्टा किसकी है, ये अनार की है। ठीक है, तो ये याद रखना, थार शोभा और थार मानक, थार सेविका 3 तो किसकी है, खेजड़ी मतीरा बेर की। और 3 ये गोमा वाली है, गोमा ऐश्वर्या आंवला, गोमा प्रियंका जामुन और गोमा खट्टा अनार की है। और एच ये AH के 119 है वो काचरी की है। और AH के 120 है वो किसकी है, ये भी काचरी की है। यानी AH के 119 और 120 किसकी है भाई, ये दोनों काचरी की है। तो ये जो किस्म है वो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा विकसित की गई है। देखो विश्व बैंक की सहायता से कृषि सुधार कार्यक्रम अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है भाई, राजस्थान है। यानी विश्व बैंक की सहायता से कृषि सुधार कार्यक्रम अपनाने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। राजस्थान का नागपुर झालावाड़ है सर्वाधिक संतरा उत्पादन के लिए। बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली कहाँ से ली गई है, इजराइल से ली गई है। राजस्थान किसान आयोग 26 नवंबर 2011 को गठन किया गया। किसान आयोग की स्थापना करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है भाई, दूसरा राज्य है। बेजड़ा क्या है, देखो बेजड़ा क्या है, बेजड़ा पान की खेती को कहते हैं भाई। ठीक है, पान की खेती को क्या कहते हैं, बेजड़ा कहते हैं। टाऊ बीजू का क्या है, बीजू का आप सभी को पता है, किसान द्वारा अपनी फसल की रक्षा के लिए खेत में बनाया गया मानव रूपी पुतला, जो खेत में पुतला लगाते हैं उसको क्या कहते हैं भाई, टाऊ बीजू का कहते हैं। तो ये कुछ जो है वो विविध फैक्ट्स थे। अब देखो बायोफ्यूल प्राधिकरण के बारे में हमने कुछ जानकारी पहले पढ़ ली थी, अब अपन ये थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं। अपने यही बचा है पीछे बायोफ्यूल प्राधिकरण। देखो राजस्थान में बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन 2007 में अनुपयोगी भूमि पर, यानी अनुपयोगी जो भूमि है उस पर विभिन्न योजनाओं द्वारा तेलीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया। तो देखो बायोफ्यूल प्राधिकरण क्या है, 2007 में अनुपयोगी भूमि पर विभिन्न योजनाओं द्वारा तेलीय पौधों की खेती को बढ़ावा के लिए ये गठित किया गया है। उद्देश्य क्या है, रतनजोत, करंज, महुआ, नीम व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन का विकास करना ही इसका उद्देश्य है बायोफ्यूल प्राधिकरण का। राजस्थान के 12 जिले कौन कौन से भाई, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती वाले, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही,
राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़, यानी जितने भी दक्षिण और जो हाड़ौती वाले जिले हैं वो जिले 12 जिले को रतनजोत एवं अन्य समकक्ष तेलीय पौधों के उत्पादन के लिए उपयुक्त माना गया। यानी राजस्थान के 12 जिले जो साउथ वाले हैं प्लस 4, ये 8 साउथ के प्लस 4 जो हाड़ौती वाले, उन जिलों को मिला करके 12 जिले जो रतनजोत एवं अन्य समकक्ष तेलीय पौधों के लिए उपयुक्त माने गए हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान के 8 पूर्वी जिले अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक ये करंज के पौधारोपण के लिए उपयुक्त माने गए। यानी 8 पूर्वी जिले करंज के लिए और 12 जो दक्षिण के जिले हैं वो किसके लिए, रतनजोत के लिए उपयुक्त माने गए हैं। राजस्थान के कुल 5 बायोफ्यूल संयंत्र हैं, ये हमने पहले भी पढ़ लिया। कुल 5 बायोफ्यूल संयंत्र है जो निजी कंपनियों द्वारा स्थापित किए गए हैं, जो भीलवाड़ा, जयपुर और सिरोही, जयपुर, भीलवाड़ा और सिरोही में प्रतिदिन 1 लाख लीटर बायोफ्यूल का उत्पादन कर रहे हैं। यानी 5 बायोफ्यूल संयंत्र है, निजी कंपनियों द्वारा है, ये 3 जिलों में लगे हुए हैं। कहाँ कहाँ, जयपुर, भीलवाड़ा और सिरोही। ये प्रतिदिन 1 लाख लीटर बायोफ्यूल का क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। प्रथम बायोफ्यूल नीति कब आई थी, 2007 में आई थी। 17 जनवरी 2007 को बायोफ्यूल नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का कौन सा भाई प्रथम राज्य है। तो प्रथम बायोफ्यूल नीति 2007, राजस्थान प्रथम राज्य है। फिर देखो राज्य बायोफ्यूल मिशन कब लागू हुआ था, तो 14 सितंबर 2005 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य बायोफ्यूल मिशन लागू हुआ है। ठीक है। राजस्थान बायोफ्यूल नियम कब लागू हुआ है, तो 2009 में 13 अगस्त 2019 को राजस्थान बायोफ्यूल नियम है वो लागू किया गया है। जैव ईंधन नियम लागू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा, बायोफ्यूल जो नियम लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। बायोफ्यूल नीति लाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। देश का प्रथम बायोफ्यूल मोबाइल रिटेल आउटलेट ये कहाँ पर स्थापित किया गया, जोधपुर में। देश का प्रथम है भाई, ठीक है। बायोफ्यूल मोबाइल रिटेल आउटलेट यानी बायोडीजल की खुदरा बिक्री के लिए एक आउटलेट जो है वो बनाया गया, कहाँ पर, जोधपुर में। ठीक दोस्तों, अब देखो, अब अपना जो अंतिम टॉपिक बचा है वो बचा है एक जिला एक उत्पाद सूची। ठीक है, ये कृषि के क्षेत्र के अंदर ये भी बचा है टॉपिक, हालांकि ये भी कोई भी नहीं करवाता यूट्यूब पे, तो जो मैं करवा रहा हूँ एक जिला एक उत्पाद सूची है। इसका स्रोत क्या है भाई, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार इसका स्रोत है। और प्रत्येक जिले के लिए कुछ एक उत्पाद ऐसा कृषि उत्पाद घोषित किया गया है, तो वो अपना जो है ऑथेंटिक है, जो सरकार की तरफ से घोषित किया गया है, उसके बारे में हम देख लेते हैं हल्का सा। हालांकि ये आपको पता चल जाएगा, जो जिसका जहाँ उत्पादन होता है उस आधार पर ये लिया गया है, तो ये आपको पता चल जाएगा। ये अंतिम टॉपिक है। उसके बाद में अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पिछले वर्षों में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। आपको आइडिया लग जाएगा कि हम भाई किस तरीके के प्रश्न है वो एग्जाम में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखो जैसे अपन पढ़ रहे हैं अलवर जिला है, अलवर जिले का जो उत्पाद है वो कौन सा है भाई, प्याज है। तो 2 जिले, एक तो अलवर याद रख लेना आप, कौन से, एक तो अलवर है और एक सीकर है। ये 2 जिले हैं जिनका क्या है, प्याज है। यानी एक जिला एक उत्पाद के रूप में दोनों का क्या है भाई, प्याज है। अलवर और सीकर का प्याज है। बांसवाड़ा का क्या है, आम है। अजमेर का क्या है भाई, गुलाब है। बारां का लहसुन है। भरतपुर का सरसों आधारित उद्योग है। बाड़मेर का क्या है भाई, अनार है। भीलवाड़ा का क्या है, मक्का आधारित उत्पाद है, वो भीलवाड़ा का है। बीकानेर में क्या है, मोठ, भुजिया, नमकीन, पापड़, स्नैक्स है, ये क्या है भाई, बीकानेर का है। उसके बाद में बूंदी का चावल आधारित उत्पाद, पोहा, मुरमुरे, ये सब बूंदी के हैं। चित्तौड़गढ़ का क्या है, गुड़ है। चूरू का क्या है भाई, मूंगफली उत्पाद है, वो चूरू का है। दौसा में क्या है, गेहूँ अनाज आधारित उत्पाद, जौ, बाजरा, दलिया, टमाटर, ये सब क्या है, दौसा का है। आलू आधारित उत्पाद है, चिप्स, फिंगर चिप्स, ये कहाँ के हैं, धौलपुर के हैं। डूंगरपुर का क्या है भाई, आम है। अपन ने पहले क्या पढ़ा था, बांसवाड़ा का आम पढ़ा था। डूंगरपुर का भी क्या है, आम है। गंगानगर का क्या है, किन्नू है। हनुमानगढ़ का क्या है, गेहूँ है। दौसा का क्या था, गेहूँ। हनुमानगढ़ का क्या है भाई, गेहूँ है। जालौर का क्या है, इसबगोल है। ठीक है, और अनार पढ़ा था अपन ने बाड़मेर का। अब देखो जयपुर का क्या है, टमाटर है। जैसलमेर के हैं पोषक तत्व, केर, सांगरी, कहाँ के है भाई, जैसलमेर के हैं। झालावाड़ का क्या है भाई, संतरा है। गंगानगर का क्या है, किन्नू है। आपको याद रखना भाई, झुंझुनू का क्या है, फल आधारित जो उठा उत्पाद है, यानी फल आधारित उत्पाद है, वो कहाँ है, झुंझुनू का है। और नींबू कहाँ है, झुंझुनू का है। जोधपुर है जीरा। सफाई, ग्राइंडिंग, छंटाई, पैकिंग, भुनाई आधारित पेय पदार्थ कहाँ के हैं भाई, जोधपुर के हैं। जीरा और इसकी सफाई, ग्राइंडिंग, छटाई सब कहाँ के हैं, जोधपुर के हैं। करौली में तिल, सफाई, ग्राइंडिंग, छटाई, पैकिंग, बुनाई, गजक, ये सब कहाँ के हैं भाई, करौली के। तिल कहाँ के हैं, करौली के। कोटा का क्या है भाई, धनिया है। नागौर की क्या है भाई, मेथी है। पाली का क्या है, दूध आधारित उत्पाद है, वो सभी कहाँ के हैं, पाली के हैं।
लहसुन कहाँ है भाई? प्रतापगढ़ के। लहसुन अपन ने पहले भी पढ़ा था, कहाँ का पढ़ा था भाई? 12 का। 12 का अपने पढ़ा था लहसुन। तो लहसुन पढ़ा था अपने दो जगह, एक तो 12 और एक प्रतापगढ़। कहाँ कहाँ का पढ़ा था भाई? एक तो 12 का पढ़ा था और एक प्रतापगढ़ का लहसुन पढ़ा था। ठीक है। आम भी अपन ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा का 2 जगह का पढ़ा था। ठीक है। दूध आधारित उत्पाद कहाँ के हैं? पाली के। मेथी नागौर की, धनिया कोटा का। ठीक है। और जो प्रतापगढ़ का लहसुन हो गया। राजसमंद का क्या था भाई? राजसमंद का फल आधारित उत्पाद था। आंवला, जामुन, सीताफल, विविध वनोत्पाद। देखो फल आधारित उत्पाद कहाँ का था? एक तो झुंझुनू का था और दूसरा कहाँ का है? राजसमंद का है। सवाई माधोपुर का क्या है भाई? अमरूद है। सवाई माधोपुर का अमरूद है। प्याज अपन ने पढ़ लिया। सीकर और अलवर का क्या है? प्याज है। सिरोही का क्या है भाई? सिरोही के सौंफ है। सौंफ की सफाई, ग्राइंडिंग, छटाई, पैकिंग, माउथ फ्रेशनर, फ्लेवर्ड, शुगर कोटेड उत्पाद वहाँ कहाँ के? सारे सारे ये सिरोही के हैं। और जीरा का कहाँ था? जोधपुर का था। टोंक का क्या है भाई? टोंक का जो सरसों आधारित उत्पाद है वो कहाँ के हैं भाई? टोंक के हैं। ठीक है। सरसों आधारित उत्पाद है वो टोंक है। उदयपुर का कौन सा था? तो वन आधारित उत्पाद विविध, आंवला, जामुन, सीताफल, ये कहाँ के हैं भाई? ठीक है। आंवला, सीताफल, जामुन, देखो विविध वनोत्पाद है वो कहाँ के? राजसमंद के भी है। फल आधारित प्लस ये राजसमंद के है। उदयपुर के भी क्या है? वन आधारित उत्पाद है, ये उदयपुर के है भाई। ठीक है। तो ये अपना था एक जिला एक उत्पाद है वो अपना था। अब अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे पिछले वर्षों में जो पूछे गए जो प्रश्न थे उन प्रश्नों के बारे में हम अपन अगली और लास्ट क्लास में पढ़ेंगे। यानी अपना है वो अपना जो फर्स्ट चैप्टर है, अपना जो फर्स्ट चैप्टर है इसका इकोनॉमिक्स का, अर्थव्यवस्था का, कृषि आधारित जो उद्योग है, जो कृषि संबंधित फसलें हैं, जितना भी टॉपिक है वो अपना पहला चैप्टर था। इसके अंदर अपन ने टोटल कितनी अभी तक 6 क्लास अपन ने इसके बारे में की थी, छोटी छोटी क्लासें की थी 6, और अपन ने एकदम डिटेल में पढ़ा था। इसके बीच में मैंने आपको ये भी सारी चीज़ें बताई है कि किस चीज़ को याद रखना है, किसको याद नहीं रखना है। तो 6 क्लासें अपनी कंप्लीट हो चुकी। अब अपनी अंतिम क्लास बचेगी जो 7वीं क्लास होगी, इसमें अपन PYQ करेंगे। सभी एग्जाम के अंदर आए हुए PYQ करेंगे। उसके अंदर अपन ये देखेंगे, उससे अपन PYQ से अपने को ये पता चल जाता है कि किस तरीके के प्रश्न है वो इस टॉपिक से आ रहे हैं और किस तरीके के प्रश्न आने की संभावना है। अपन जो पढ़ रहे हैं तो PYQ को ध्यान में रख करके पढ़ेंगे कि अब इस तरीके के प्रश्न के जो पैटर्न है वो वर्तमान में है और इस तरीके के वर्तमान में पूछे जाएंगे। तो हालांकि मैंने जो क्लास के साथ साथ में मैंने सारी डिटेल आपको साथ में बताई है, फिर भी PYQ के आधार पर अपने को पता चल जाएगा। और PYQ के बाद में अपना जो ये सिलेबस है, जो 30 आउट ऑफ 30 वाला इकोनॉमिक्स वाला सिलेबस है, उस सिलेबस के बारे में और ज्योग्राफी वाला सिलेबस है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि अपन के कौन कौन से टॉपिक सिलेबस से हो गए हैं, कौन सा अपन अगला टॉपिक करेंगे, और उसके बारे में भी PYQ के साथ ही उसमें हम चर्चा करेंगे अंतिम क्लास में, और उसके बाद में अपन अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, वीडियो के नीचे कमेंट्स भी ज़रूर करें आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। और टेलीग्राम चैनल है वो भी ज़रूर ज्वाइन करें, एग्जाम बंधु अकेडमी के नाम से भी टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, आप सीधा जाकर के सर्च कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।